जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 7 पार्ट 2 देखेंगे जो जिसमें हम लोग मूल अधिकार पढ़ रहे थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम लोग पहले देख लिए थे इक्वलिटी को, जो समता का अधिकार है उसको हम लोग देखे थे। इसमें 14 से 18 तक का जो अनुच्छेद है उसको देख लिए थे। एक बार इसको तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इसमें पहले अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद से धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ये भी हमारा अधिकार है अनुच्छेद 15 में। उसके बाद से जो भी हमारा जो गवर्नमेंट जितना भी जॉब निकलता है उसमें सभी को समान अवसर का भी अधिकार है, वो हम लोगों को अनुच्छेद 16 में मिला हुआ है। उसके बाद से अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का जो अंत है उसका भी हमारे को अधिकार है अनुच्छेद 17 में, कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद से ये उपाधियों का जो अंत है वो अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा दूसरा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये है 19 से 22 तक का। ये हम लोग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखेंगे और ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे उसको। ठीक है, केवल अनुच्छेद 19 में ही हम लोग को 6 और अधिकार उसके अंतर्गत मिला हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखो, अनुच्छेद 19 का ए में हम लोग को बोलने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि किसी भी ऐसा कोई भी चीज़ हमारे साथ जो हमारे साथ गलत हो रहा है ना, हम उसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग को रोक टोक नहीं है। इसी के अंतर्गत आता है कि बोल बोल रहे हैं तो पूछ भी सकते हैं। तो आप याद रखना कि अनुच्छेद 19 ए में ही आरटीआई भी आया। ठीक है, जिसमें हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन का जो हम लोग एक उसका भी एक अधिकार मिला हुआ है कि हम लोग किसी से भी किसी चीज़ के बारे में हम लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बोलने का अधिकार और पूछने का अधिकार इसी में मिला हुआ है। उसके बाद से 19 बी, अनुच्छेद 19 बी, इसमें हम लोग शांतिपूर्वक एक तरीके से क्या होता है कि हम लोग संगठन बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं। ठीक है, इसका भी हमारा स्वतंत्रता है, किसी गलत उद्देश्य के लिए नहीं। ठीक है, उसके बाद से अनुच्छेद 19 सी में देखेंगे कि इसमें हम लोग को संघ बनाने का भी अधिकार है। थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। ठीक है, जैसे इसमें एक सभा बनता है, छोटा रहता है, इसमें हम लोग संघ बनाते हैं, इसका भी स्वतंत्रता है। उसके बाद से अनुच्छेद 19 डी में देखेंगे कि हम लोग को हम देखे होंगे कि हमारा पूरा देश इंडिया में हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी हम लोग घूम सकते हैं। तो ये हमारे को जो अधिकार मिला हुआ है वो क्या है, अनुच्छेद 19 डी में। उसके बाद से 19 का ही ई में, मतलब हम लोग किसी भी देश में जा कर के वहाँ रह सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, अपने जीवन को कहीं भी हम लोग आराम से अपने लाइफ को जी सकते हैं। कहीं भी जा कर के जहाँ हमको अच्छा लगता है वहाँ हम जा कर के वहाँ रह सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये पहले थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था जम्मू कश्मीर ये सब वगैरह के लिए, लेकिन अब वो भी नॉर्मल हो गया है। अनुच्छेद 19 का जी, ये लास्ट है। इसमें हम लोग को ये है कि हम लोग अपना देश में कहीं भी, ठीक है, और हम लोगों को जो प्रोफेशन अच्छा लगता है उस चीज़ को देखे होंगे। जिनका जो प्रोफेशन है, जिनको जो अच्छा लगता है वो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसका भी अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ को अच्छे से समझ में आ गया। ये है स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 20 में। 20 में देखेंगे कि हम लोग को अब इसमें क्या होता है कि हम लोग को जो अधिकार मिला हुआ है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, हमारे देश के नागरिक को, बहुत बहुत गजब का हमारा संविधान बना हुआ है। इसलिए हम लोग अगर अच्छे से समझेंगे ना तो बहुत बहुत प्राउड होगा। अभी हम लोग इस तरीके से अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उस समय के लोग मतलब कितना आगे तक सोच करके बनाए हैं, कितना आगे तक सोच करके एक ऐसा संविधान, ऐसा एक फॉर्मेट बना दिए जिससे पूरा देश चल रहा है। और अभी तक भी इसमें ऐसा है कि हम लोगों को किसी भी चीज़ को लेकर के हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से संविधान को बनाया गया है। देखिए यहाँ पे अब हम लोगों को, जैसे मान लो कि कोई अपराध कभी भी हो जाता है, फिर भी वो नागरिक है, देश का नागरिक है ना, उसको जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन कई बार उसके साथ हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, या किसी तरीके से कुछ उसके साथ जो पुलिस है, देखे होंगे
कई लोग ऐसे मनमाने ढंग से अपना गलत तरीके से काम करते हैं, उसके लिए भी संरक्षण दिया गया है हमारा, ये हमारा अधिकार है अनुच्छेद 20 में। ठीक है, देखिए, मान के चलो कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक गलती करता है, ठीक है, या कोई एक अपराध करता है, तो वो उसके लिए भी तो एक अधिकार होना चाहिए कि ठीक है, कोई एक आदमी कोई एक गलती कर दिया, तो उसको कैसे सजा मिलेगा? उसको एक बार सजा मिलेगा केवल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, कोई एक व्यक्ति है, वो कोई एक गलती कर दिया तो उसको एक बार सजा मिल गया, उसी गलती के लिए फिर दोबारा सजा नहीं दे सकते। हाँ, ये है कि वो एक बार सजा एक बार कोई गलती किया, उसको सजा मिल गया, उसके बाद फिर कोई दूसरा गलती कर दिया तो उसके लिए सजा मिलेगा, लेकिन एक ही गलती के लिए दो बार सजा नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये अनुच्छेद 20 में ये हमारा अधिकार है। उसी तरीके से जो अपराध है, जैसे कि मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी 2022 में अपराध कर रहा है, कोई कर दिया, ठीक है, तो वो जो अपराध किया है और उसके लिए जो कानून बना है, और जो कानून बना है वो अभी में जो लागू हो रहा है, जो आज के डेट में जो लागू हो रहा है वही लागू होगा, ना कि उससे पहले का कोई लागू होगा, ना ही उसके कोई बाद का। ठीक है, 2023 में कोई उसी वो जो सजा जो जो अपराध किया है उससे रिलेटेड कोई कानून बन गया तो उसके तहत सजा नहीं देंगे उसको। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि देखेंगे कि कई बार कोई अपराध कर दिया तो उसको न्यायालय में उसका, है ना, वो प्रोसेस चल ही रहा है, ऐसा चलते चलते 5 साल 10 साल हो गया, उस समय तक कोई रूल चेंज हो गया, जो अपराध किया उससे रिलेटेड कोई रूल चेंज हो गया, पहले 20 साल का सजा था, 2023 में वो उम्र कैद हो गया, तो क्या उसी फॉर्मेट में हम लोग सजा देंगे? तो ऐसा नहीं है। अभी जो इस साल में जो रूल है कि 20 साल का सजा होगा, तो वो 20 साल का ही सजा होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ये भी बोला गया है, कई बार क्या होता है कि देखेंगे पुलिस लोग किसी भी अपराधी को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं कि उसको खुद से ही कबूल करवाते हैं। तो अगर वो अपराध खुद किया है और वो खुद ही बोलेगा कि हाँ मैं अपराध किया हूँ, उसको जबरदस्ती कोई गवाही देने के लिए मजबूर करेंगे, तो इसके लिए भी अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति खुद ही गुनाह करता है, कोई भी ऐसा अपराध करता है, तो वो उसी के लिए वो खुद गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, उसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ये हम लोग को अनुच्छेद 20 में मिला हुआ है। उसके बाद से देखिए अनुच्छेद 21, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो अनुच्छेद 21 है इसको कभी भी किसी भी हालत में नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से सभी व्यक्ति के लिए जीवन का अधिकार है, उसको जीवित रहने का, अच्छे से अपने आप को जीने का इसका अधिकार है इसमें। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो विदेश का ही क्यों नहीं रहे, सभी को ये अधिकार मिलता है कि उसको कोई भी अपराध करता है या फिर किसी भी तरीके से जो विधि है उसी के अनुसार से उसके जीवन को एक तरीके से हम लोग किसी भी तरीके से उसको सजा दे सकते हैं, या उसके जीवन को, जैसे क्या होता है कई लोगों को उम्र कैद का सजा, किसी को फांसी, तो ये ऐसे ही नहीं कर सकते किसी के भी साथ, किसी के भी लाइफ में हम लोग किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं, जो विधि है केवल उसी के अनुसार कर सकते हैं, उसके अलावा किसी के लाइफ के साथ हम लोग बिना मतलब एक तरीके से इलीगल तरीके से कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद सभी को, हम लोग को अनुच्छेद 21 में ये अधिकार मिला हुआ है। तो ये यहाँ पे यही बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त, है ना, उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 21 में है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसी के अंतर्गत है अनुच्छेद 21 में, केवल इतना ही नहीं है, इसको ये बहुत बड़ा है, मतलब बहुत अच्छे से अगर समझेंगे हम लोग इसको, तो देखो इसी के अंतर्गत है, यदि कोई जीवित है तो वो कैसे कैसे अच्छे से कैसे जी पाएगा वो, एक तरीके से यदि उसको अच्छे से एक हमारा जो स्थिति है स्वस्थ अगर वो नहीं रह रहा है, कोई भी व्यक्ति हमारे देश का नागरिक है स्वस्थ नहीं रह रहा है, जहाँ रह रहा है उसका वातावरण अच्छा नहीं है, तो इस पे कौन ध्यान देगा? ये भी तो एक तरीके से उसके जीवन का जो अधिकार है उसे छीन रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि वो अच्छे से कोई जी नहीं पा रहा है। तो उसके लिए भी देखेंगे कि सरकार, अब जैसे कि छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा जो है उसके लिए एक अच्छा वातावरण रहना चाहिए, ये हमारे किसको जिम्मेदारी रहेगा? ये सरकार को रहता है कि उसको एक अच्छा वातावरण मिले,
है ना। वो आगे अच्छे से बढ़ सके, देखेंगे कि आंगनबाड़ी रहता है, स्कूल रहता है, स्कूल में देखेंगे वो लोग को भोजन भी मिलता है, अच्छे से पढ़ लिख सके। इसलिए 6 साल से 14 साल तक का जो बच्चे लोग हैं उनको निःशुल्क शिक्षा भी दिया जाता है। और ये बाद में जोड़ा गया, ठीक है। देखिए 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। उसके बाद ये सवाल था कि अगर कोई व्यक्ति, अगर सच में हम लोग उनको ये अधिकार दिए हुए हैं अच्छे से जीने का, तो उसके अंदर कोई ऐसा उसको अच्छे से डेवलप भी तो करें, है ना। अगर कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, तो फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो अच्छे से अपना लाइफ कैसे जी पाएगा। तो ये भी सरकार का एक तरीके से दायित्व होता है। तो इसलिए क्या होता है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। उनको देखना खाने पीने का भी सरकारी स्कूल में देखेंगे, उनको इसी के तहत खाने पीने का भी उनका व्यवस्था रहता है ना। एक झोला और थाली पकड़ के जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये हमारा अनुच्छेद 21 है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद से अनुच्छेद 22 आता है। इसमें क्या है कि जैसे अब किसी को भी किसी तरीके से भी अगर गिरफ्तार कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उसको भी संरक्षण मिलता है, ठीक है। जैसे किसी को भी गिरफ्तार कर लिया अचानक से, तो उसके लिए क्या नियम है। उसके लिए जैसे कई लोग, क्या होता है कि बिना कारणवश उसको गिरफ्तार कर लिए, तो अब उसके लिए कोई तो ऐसा कानून रहना चाहिए कि अगर वो अपराध नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी छूट जाए, क्योंकि प्रक्रिया इतना लंबा होता है कि वो लोग फंस जाते हैं कोई भी व्यक्ति। तो इसीलिए किसी को भी यदि कभी भी पुलिस यदि हिरासत में लेती है तो वो ऐसे ही नहीं ले सकती, उसको कारण बताएगा पहले। मूवी में देखे होंगे कि आपके पास कोई कोई कारण है, कोई नोटिस है, कोई वारंट है करके बोलते हैं। वो यही है कि कोई भी किसी के पास भी जाता है कि चलो ये अपराध किए हो, तो उसके लिए उसके पास रीजन होता है ना, होना चाहिए। पुलिस के पास कोई ना कोई रीजन होना चाहिए उसको ले जाने के लिए। ये होगा, प्लस 24 घंटे के अंदर में देखना मजिस्ट्रेट में पेश करते हैं उसको, जिसको हम लोग दंडाधिकारी बोलते हैं। 24 घंटे के अंदर उसे पेश करना ही है। इसलिए देखे होंगे कई क्या करते हैं पुलिस लोग, पहले ही मामला रफा दफा कर देते हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद उनको अच्छे से प्रूफ देना पड़ेगा वहाँ पेश करने के अंदर करने के बाद। तो इसलिए जो अपराधी सच में अपराध किया है, बहुत सारा उसके विरुद्ध प्रूफ है, तो उसको फिर अच्छे से पकड़ के रखते हैं और 24 घंटे में उसको पेश करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे को अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर तुरंत हम लोग को पेश किया जाएगा, ताकि वहाँ अच्छे से हम लोग क्लियर हो सके कि हाँ सच में हम लोगों ने अपराध किया है या बेकसूर है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से संरक्षण हुआ ना। तो ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। उसके बाद से कोई यदि किसी अपराध किया है कि नहीं किया है, वो अपने पसंद का वकील भी कर सकता है, ताकि वो अपना संरक्षण कर सके, है ना। कई बार क्या होता है कि गलत तरीके से भी हो जाता है, किसी को पकड़ लिए हैं, तो ये सब ये पूरा संरक्षण है उनको, ताकि वो अपने हिसाब से वकील अपना रख सके, और जो भी अपना यदि वो कोई गलत किया है या नहीं किया वहाँ पे अच्छे से साबित हो सके। तो ये जो संरक्षण का अधिकार है वो हम लोग को अनुच्छेद 22 में मिला हुआ है। ये 22 यहाँ से खत्म हो गया अपना 19 से 22 तक का स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद आता है शोषण का अधिकार, ठीक है। इसमें सॉरी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इसमें आता है 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23, ठीक है। इसमें जैसे कि हम लोग कई बार देखे हुए हैं कि मानव के साथ, यानी कि हम जितने भी लोग हैं उनके साथ क्या होता है कई बार, या फिर बच्चे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, ठीक है। उनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, कई जगह पे अभी भी बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ होता है। तो इसको रोकने का भी और इनका अधिकार है कि ये सब चीज़ों से ये सुरक्षित रहें, ये भी उनको अधिकार मिला हुआ है। इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है, कोई बच्चे के साथ यदि उसको ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, तो इसका भी अधिकार है, उस बच्चे का भी अधिकार है कि वो अगर 14 साल का नहीं है तो उसको कहीं भी काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। देखना 14, कई बार देखे वो किसी दुकान में वहाँ पे लिखा रहता है, बोर्ड नोटिस वगैरह रहेगा, बोर्ड वगैरह रहेगा, उसमें लिखा रहेगा
कि हमारे यहाँ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं करते हैं। तो ये क्या है, इसी के तहत है कि अगर वो ऐसा कोई बच्चा जो काम करता हुआ दिखा या पकड़ा गया तो वहाँ पे कानूनी कार्रवाई हो सकता है। तो ये जो है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आते हैं सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। देखिए, अब चौथा आता है, चौथा अधिकार हम लोग का धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमको मिला हुआ है अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें हम लोग को देखेंगे कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र है। देश का हर एक नागरिक, वो चाहे किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को चेंजेस करके किसी और धर्म को माने, उसको जो सही लगता है वैसा, उसको मन है तो माने, नहीं है कोई उसको दबाव नहीं डाल सकता। क्योंकि धार्मिक जो एक तरीके से दबाव है ये भी बहुत ज़्यादा समाज में रहता है। तो उसके लिए भी तो अधिकार मिलना चाहिए, अदरवाइज उसको क्या करेंगे कि समाज वाले दबाने लग जाएंगे। वो अपने तरीके से स्वतंत्र है, उसको जैसा सही लगेगा उस तरीके से वो धर्म को मानेगा, है ना। साथ ही किसी भी व्यक्ति को ये भी अधिकार है, क्योंकि देखो हमारा जो देश है वो किसी भी धर्म, किसी एक धर्म को मानने वाला नहीं है, ठीक है। एक सभी में एक नॉर्मल रहता है, सभी धर्मों का एक तरीके से सम्मान करता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 25 में अ, देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी तरीके से धर्म को मानना, उसको प्रचार करना, प्रसार देखे होंगे, चारों तरफ देखे होंगे आप, ये सब चीज़ होता है, तो इसको रोक टोक नहीं है, वो स्वतंत्र है वैसा करने के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 26 में है कि किसी भी धर्म से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, उसका प्रबंधन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बना रहे हैं, स्वतंत्र हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 में यह है कि कोई भी राज्य जैसे किसी भी व्यक्ति को जो बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। किसी भी धार्मिक या फिर जो भी धार्मिक संप्रदाय हैं इनका, अगर वो किसी भी तरीके से कहीं भी अपना पैसे को खर्च कर रहा है किसी भी धार्मिक चीज़ों पे, ठीक है, तो उसके लिए ना ही बाध्य कर सकते हैं ना ही रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 27 में है। 28 में ये है कि जो कोई भी जैसे देखे होंगे बहुत सारे हमारे स्कूल कॉलेजेस ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पे ना जो भी राज्य मतलब एक तरीके से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो भी शिक्षा संस्था है, उसमें किसी भी तरीके से किसी एक धर्म को ऐसे लेकर के उसको फोर्स कर रहे हैं वहाँ, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा। हर चीज़ क्या होगा, एक नॉर्मल तरीके से जो पढ़ाई चलता है वही चलेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इसी तरीके से जो धार्मिक अलग अलग जो मस्जिद मंदिर ये सब गुरुद्वारा ये सब जो होता है जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है, उनका वो अपना है, वो लोग अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट संस्था जो है वहाँ पे ऐसा नहीं चले किसी एक धर्म को लेकर के वहाँ पढ़ाने लग गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। उसी तरीके से संस्कृति का भी है हमारा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 से 30 तक। इसमें हम लोग को अल्पसंख्यक जो होते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, उनके हितों का भी इसमें संरक्षण होता है। क्योंकि अल्पसंख्यक है, उनको अपनी उनकी जो भी संस्कृति है, भाषा, धर्म, जो भी ये सारी चीज़ें जो है ना, उनका भी ये अधिकार मिला हुआ है कि उनको एक तरीके से अगर वो पिछड़े हुए हैं तो उनको ये अधिकार है कि उनको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। देखेंगे अल्पसंख्यक के लिए अलग अलग से बहुत सारी योजनाएं भी बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं के अधिकार में आता है कि उनको ये चीज़ मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये इसमें रहेगा। उसके बाद से अनुच्छेद 30 में देखेंगे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन करने। अल्पसंख्यकों का ये अधिकार है कि उन लोग किसी भी शिक्षा संस्था को बनाते हैं, उस पे अपने हिसाब से वर्क करते हैं, तो उनको ये भी अधिकार है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है, और उसे सरकार उससे अनुदान देने में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। यदि सरकार को ऐसा लगता है कि इन्हें अनुदान देना चाहिए, इनका थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो सभी के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद से देखिए छठवा हम लोग का क्या है, 7
सबसे पहला जब मूल रूप से जब बना हुआ था संविधान, उस समय हम लोगों को 7 हम लोग को अधिकार मिला हुआ था। अभी 6 हो गया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पहले हम लोगों को संपत्ति का भी अधिकार मिला हुआ था, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए हम लोग इसको हटा दिया। अब इसको हम लोग एक तरीके से केवल कानूनी अधिकार रखे हुए हैं। देखिए, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978, याद रखेंगे इसको, के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अब इसे संविधान के भाग 12 में 30 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अब ये जो है, जो संपत्ति का अधिकार है, ये एक तरीके से कानूनी अधिकार है। क्या है, उस समय जब हम लोग बना तो दिए ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग गई। कई लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति है तो कई लोगों के पास कुछ भी नहीं है। कई लोगों के पास बहुत बड़े बड़े ज़मीन है तो कई लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो एक तरीके से जब हम आज़ाद हो रहे थे तो उस समय देश की स्थिति भी बहुत ख़राब थी। तो वहाँ पे क्या, बहुत ज़्यादा एक तरीके से भेदभाव ज़्यादा बढ़ गया था ये सब चीज़ों को लेकर के। सही से कोई भी चीज़ नहीं हो रहा था। इसलिए संपत्ति का जो अधिकार, अब संपत्ति का अधिकार है तो कोई भी न्यायालय जा सकता है कि नहीं, हमारा संपत्ति है, उसको क्यों छीन रहे हैं, है ना। तो इसलिए उसको क्या कर दिए, एक तरीके से विकास के लिए, अपने देश को एक तरीके से समानता लाने के लिए ये ज़रूरी था। तो ये अभी हट गया है। उसके बाद हम लोग को आता है, ये छठा है मेन रूप में, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हम लोग को अनुच्छेद 32 में मिला हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अंबेडकर जी भी उस समय संविधान को, इसको इसी को हम लोग बोले थे उस समय अंबेडकर जी, कि संविधान का ये आत्मा है एक तरीके से, ठीक है, उन्होंने ये कहा था। ऐसा क्यों कहा था, देखिए अनुच्छेद 32 में क्या दिया हुआ है कि मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है इसके तहत, ठीक है। और इसके संदर्भ में एक रिट जो जारी होता है, जो समादेश जिसको बोलते हैं, वो रिट का भी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। वो रिट हम लोग देखते हैं क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें एक तरीके से क्या है ना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से उसके साथ कोई गलत ना हो, इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति जा कर के सर्वोच्च न्यायालय में जा कर के वहाँ पे आवेदन करता है, तो उससे रिलेटेड अगर ऐसा कुछ भी उसके साथ गलत हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके सामने पेश करेंगे ताकि उसके साथ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और उसको अपना आज़ादी से जीने का एक तरीके से स्वतंत्रता मिल जाए, वो अच्छे से अपने लाइफ को जी सके। तो उसमें क्या होता है, कई बार ऐसे आदमी फंस जाता है, तो इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण को भी, ये भी अधिकार हम लोग को रखा गया है, जिसमें हम लोग को कोई भी ऐसा अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को तुरंत सामने प्रत्यक्ष किया जाए न्यायालय के, ताकि हम लोग उससे बाहर निकल सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और समय के अंदर उपस्थित करें, ठीक है, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने वाले कारण पर विचार कर सके, ठीक है। यदि उसको गलत तरीके से बनाया गया है तो वो छूट जाएगा, जो अगर सच में अगर कोई ऐसा गलत काम किया है व्यक्ति, तो वो भी क्या है, उसके साथ भी एक तरीके से समझ में तो आ गया ना। यानी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट भी तो रहता है, किसी भी एक सही व्यक्ति को कभी भी सज़ा नहीं मिलना चाहिए, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है न्यायालय का। तो उस हिसाब से हम लोग ध्यान रखते हैं। उसके बाद से देखिए, दूसरा है परमादेश रेट, ठीक है। इसमें देखिए, परमादेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य से निर्वहन नहीं करता, एक तरीके से जो भी इसमें केवल सार्वजनिक जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं पर ये लागू होता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए प्रतिषेध लेख, ठीक। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय होता है और न्यायालय होते हैं, उन लोग अपने अधीनस्थ न्यायालयों को एक तरीके से, जैसे वो लोग कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके कार्य से बाहर है, वो काम, तब उस समय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय एक तरीके से आदेश जारी करता है कि ये जो काम है वो आपके कार्यवाही से बाहर है, उसको ना करें, और उस मामले को क्या करें, अपने उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय में भेजें।
तो ये जो होता है प्रतिषेध लेके, एक तरीके से रोकना, काम को रोकना, ठीक है। उसको एक तरीके से अधिकार बताना कि हाँ आपके अधिकार में नहीं है, ये चीज होता है। उत्प्रेषण में होता है कि देखिए, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमे का न्याय निर्णय, मतलब एक तरीके से वरिष्ठ न्याय को भेजें, न्यायालय में भेजें। इसमें एक तरीके से उनको ये बताया जाता है कि यदि आपके पास मुकदमा लंबित है, उसमें कोई कार्य में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, आगे भेजेंगे, ठीक है, ताकि उसका जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके। अधिकार परीक्षा, इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसे जो काम है, जो कि एक तरीके से ये गवर्नमेंट अधिकारियों पे लागू होता है, कि ऐसा काम है जो इलीगल तरीके से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि उनको एक इलीगल तरीके से किसी पद पे वो आ गए हैं, तो अब उस समय न्यायालय उनसे एक आदेश जारी करता है, उनसे पूछता है कि आप किस अधिकार के अंतर्गत आप ये काम कर रहे हैं, आप ये कैसे कर रहे हैं। ये चीज़ होता है इनका। तो ये भी हमको अधिकार मिला हुआ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इलीगल तरीके से उस पद पे बैठा हुआ है, बाकी लोग उससे वंचित हैं, तो वहाँ भी न्यायालय ये काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे को जो 5 रिट मिला हुआ है उसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग इसी का पार्ट 3 भी देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है और इम्पोर्टेंट भी है। और पार्ट 3 में ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।